क्रम में मंच पर बैठे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की भूमिका बननी शुरू हो गई है। अगले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। औपचारिक रूप से प्रचार का भी आरंभ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगले कुछ महीनों में औपचारिक रूप से जिस प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी उनको आप लोगों के बीच परिचित कराने का एक कार्यक्रम पूरे प्रयागपुर क्षेत्र में चल रहा है। उसी क्रम में आपके इस गांव में आने का अवसर मिला है। हमारे बगल में माधुरी सिंह जी हैं जो कि अगले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक प्रत्याशी के रूप में आपके साथ पूरे दल बल के साथ वोट मांगने आएंगी। अभी तक परंपरा ये रही है कि जब चुनावों की घोषणा हो जाती थी तो उसके बाद राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जनता के बीच में प्रचार के लिए जाया करते थे। हमने सोचा कि इस बार नई परंपरा डाली जाए और उसी लिए हम पिछले 2 महीने से प्रयागपुर क्षेत्र के विभिन्न सुदूर गांवों में जाकर जनता से परिचित होने का सिलसिला कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम चाहते हैं कि जनता के साथ हमारा संवाद हो। हम ये जान सकें कि पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ हुआ। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उन कमियों को दूर किया जाएगा। और 2022 में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर से नई सरकार बनेगी तो हम जिन कमियों को आप लोगों ने बताया है या बताते हैं उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन को और सफल और सुखद बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 महीनों में प्रयागपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। अभी जो समस्याएं हमारे सामने दिखाई गई हैं या जिन समस्याओं पर आगे काम करना है उसके बारे में आपकी जो संभावित प्रत्याशी हैं वो विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ गंभीर विषयों पर आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले करीब 2 साल से भारत ही नहीं पूरी दुनिया बड़ी ही विषम परिस्थिति के साथ जूझ रही है। पिछले 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया हो। हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, आजादी की लड़ाई के बारे में सुना था, लेकिन उस दौर में भी ट्रेन और फ्लाइट बंद हो गई हो यह सुनने में नहीं आया था। हमको ऐसा लगता था कि केवल भगवान को ही पूरी दुनिया को थामने की क्षमता है, लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 साल में कई बार ऐसा दौर आया जब पूरी दुनिया के चक्के थम गए। केवल प्रकृति में जो चीजें चलती हैं उसको छोड़कर मनुष्य के बनाई हुई सारी चीजें रोक दी गई। ऐसी विषम परिस्थिति में भारत का कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल हाथों में रहा और उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम भारत के लोगों का जीवन सुरक्षित रखेंगे और लोगों की रोजी रोटी पर संकट भले आए लेकिन हम भूखमरी का शिकार भारत में लोगों को नहीं होने देंगे। और यही उनके संकल्प का सुखद परिणाम रहा कि 1 साल के भीतर ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन का आविष्कार कर लिया। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 80 करोड़ लोगों को करीब 2 वर्ष से घर बैठाकर मुफ्त में राशन दिया गया। जनधन अकाउंट के माध्यम से लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए गए जिससे कि लोग भूखमरी का शिकार न हो। जब लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए थे तो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास बहुत पैसा था लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी कि वो अपनी जनता को कैसे उनके खाते में पैसे पहुंचाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद
जनधन अकाउंट जो लोगों का खोला था, उसके माध्यम से लोगों को पैसा पहुंचाने में वो सफल रहे, लोगों का जीवन बचा, लोग भूखमरी के शिकार नहीं हुए। इन विषम परिस्थितियों के बीच में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है और अभी भी रोजगार की स्थिति ने गति नहीं पकड़ी है। लेकिन जैसे जैसे चीजें पटरी पर आ रही हैं, वैसे वैसे रोजगार भी पटरी पर आएगा, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे पिछले 2 महीनों में पूरे विधानसभा क्षेत्र में सुदूर गांव में जाकर कुछ बातों का अनुभव हुआ है जो आपको कहना चाहता हूं और उनसे आपको सावधान भी करने आया हूं। मैं देख रहा हूं कि कोरोना की स्थिति के चलते जो लोगों की जिंदगी पर संकट आया है, जो लोग परेशान हुए हैं, उन परेशानियों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ राजनीतिक दल उनका शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से देश में अनेक दुष्प्रचार और अफवाहों के माध्यम से लोगों की जिंदगी पर जो परेशानियां हैं, उनका ठीकरा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर फोड़कर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि मैं देख रहा था कि इन राजनीतिक दलों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये अपने इस अफवाह में, दुष्प्रचार में सफल हो जाएंगे और उनका ख्वाब था कि उसी के आधार पर वो ये चुनाव जीत लेंगे। लेकिन चुनाव की भूमिका बनने के कुछ ही दिन पहले से उनको ये लगने लगा कि अब यह सब नहीं चलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसा हो रहा है कि देश के विपक्षी दलों ने षड्यंत्र करना शुरू किया, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करना आरंभ किया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की भूमिका बन रही थी तो बातें हो रही थी विकास की, बातें हो रही थी कि लोगों को कोरोना की वैक्सीन कैसे दी गई सफलतापूर्वक, बातें हो रही थी कि लोगों के खाते में पैसे कैसे पहुंचाए गए, बातें हो रही थी किसान सम्मान योजना के बारे में, बातें हो रही थी शौचालय निर्माण कैसे हुआ, बातें हो रही थी कितने कच्चे मकान पक्के बनाए गए, बातें आयुष्मान योजना की हो रही थी। इसी बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सरदार पटेल की तुलना भारत का विभाजन कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी। उसी दिन ये तय हो गया कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव को हिंदू मुसलमान करने के लिए आमादा है। मैं इन बातों से आपको इसलिए सावधान करने आया हूं कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार गति पकड़ेगा, चुनाव प्रचार को लेकर बहसा बहसी और गर्मा गर्मी होगी, वैसे वैसे प्रदेश के माहौल को गांव-गांव में बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। आपको धैर्य और संयम बनाए रखना है और हर स्थिति में ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी स्थिति में उत्तेजित होकर कोई ऐसे निर्णय भी न करें और ऐसी बातें भी न करें जिससे कि वातावरण खराब हो। लेकिन इसके बीच में भी हम उन मुद्दों से नहीं भाग सकते, हमें उनका जवाब तो देना पड़ेगा। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर जिस सरदार पटेल ने भारत की 500 से ज्यादा रियासतों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का सपना हमारे लिए साकार किया था, उस सरदार पटेल के साथ अगर उस मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना की जाएगी जिसने कि आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार होते हुए अपनी रहनुमाई में जुमे की नमाज के बाद दंगे करवाए, राज्य द्वारा सुनियोजित दंगे करवाकर नरसंहार कराया गया और उसी दबाव का यह परिणाम रहा कि उस समय के कांग्रेस के नेताओं को
मजबूर होकर पाकिस्तान का निर्माण करना पड़ा। आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो बार बार चुनावों में उन लोगों को घसीट कर लाती है जो भारत माता का अपमान करते हैं। भारत माता को अपमानित करने वाले इस बयान के बाद मुझे लग रहा था कि शायद कभी कभी बोलते बोलते जबान फिसल जाती है। हो सकता है कि अखिलेश यादव 2-3 दिन के बाद आएं और कहें कि गलती से मुंह से निकल गया। 31 अक्टूबर के बाद 2-3 दिन तक यह विषय चारों तरफ छाया रहा। टेलीविजन से लेकर अखबारों तक हर जगह यही वाद विवाद होता रहा। गांव में, कस्बों में, चाय की दुकानों पर यही चर्चा होती रही। 3 दिन तक जब इसमें ये मामला पूरी तरीके से छा गया, तब जब 3 दिन के बाद टेलीविजन पर उनसे फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सब किताब में लिखा हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश में एक इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष, जो कि स्वयं 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका है, ऐसी बातें कर रहा है तो बिना जाने समझे तो नहीं कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि समाजवादी पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि हम केवल एक समुदाय को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद पूरे देश में हिंदुओं को अपमानित करने का सिलसिला चल पड़ा। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब के विमोचन के माध्यम से हिंदुओं को आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ा। फिर हमें लगा कि शायद कांग्रेस के लोग अपने को इस बयान से अलग कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने आकर हिंदू धर्म की व्याख्या करनी शुरू कर दी। हम कैसे भूल सकते हैं कि राहुल गांधी उसी कांग्रेस से आते हैं जिनके खानदान में इस बात के लिए कंपटीशन होता है कि कौन सबसे बड़ा मुसलमान है। जवाहरलाल नेहरू ने मदरसा बोर्ड बनवाया। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान में समान नागरिक संहिता की बात की थी, 370 धारा हटाने की बात की थी, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी, जो राष्ट्रीय ध्वज भगवा को बनाना चाहते थे, ऐसे उनके सारे सुझावों को दरकिनार करके जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए सब कुछ किया। और जब भी उनके सामने कोई विषय आया तो उन्होंने हमेशा हिंदुओं का विरोध किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति होते हुए सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद के लिए जब सरदार पटेल के प्रयासों के बाद उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के साथ करने का प्रस्ताव रखा, तो जवाहरलाल नेहरू गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जिस सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने गिराया था, उसका जब जीर्णोद्धार हुआ आजादी के बाद, तो जवाहरलाल नेहरू उस कार्यक्रम में नहीं गए। उनका कहना था भारत एक सेकुलर देश है और इसमें मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शामिल नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने मदरसा बोर्ड बनवाया। आज वही मदरसे पूरी दुनिया में आतंकवाद का सेंटर बने हुए हैं। हम पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि हमारे देवी पाटन मंडल में जो भी आतंकवादी पकड़े गए हैं वो सारे मदरसों के ही प्रोडक्ट हैं। मदरसों में आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई जा रही है और उस मदरसा को सबसे ज्यादा धन देना और संविधान का संरक्षण देने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड की स्थापना कराई, जिसके माध्यम से मुसलमानों की किसी भी प्रॉपर्टी या उनकी जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो सरकारी कंट्रोल से बाहर होती हैं। किसी भी मुसलमान को केवल ये कहना होता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसके बाद सरकार पर उसका कोई कंट्रोल, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो संविधान में लिखी गई, कानून बनाए गए, हमें पता भी नहीं है। उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी आई। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू कम बड़े मुसलमान थे, मैं उनसे भी बड़ी मुसलमान हूँ। उन्होंने करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जब गोरक्षा का कानून बनाने की मांग के लिए नई दिल्ली में हजारों की संख्या में संतों का प्रदर्शन हो रहा था,
तो 1966 में उन्होंने उन संतों के ऊपर गोली चलवाई, हजारों की संख्या में, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं अपने पिता से बड़ी मुसलमान थी। उसके बाद ये दौर चलता रहा जब भारत में समान नागरिक संहिता, एक नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया और उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम यह है कि वो शरीयत के आधार पर मुसलमानों के कानून को निर्धारित करवाता है। भारत में मुसलमानों के लिए अलग कानून है, वो संविधान के कानून से अपने को नहीं मानते हैं। यह काम इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी के बेटे कि शायद मेरे नाना और मेरी माँ कम बड़ी मुसलमान थी, मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि मैं उनसे भी बड़ी मुसलमान हूँ, बड़ा मुसलमान हूँ। तो उन्होंने जब साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि शरीयत के आधार पर भारत में तलाक के मामले में जो निर्णय है वो सीआरपीसी में माना जाएगा, तो राजीव गांधी ने कहा कि मैं इस कानून को इस निर्णय को बदलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलने के लिए संसद में नया कानून ले आऊंगा। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में क्या परिवर्तन आया है और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है, ये जानने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जो गलतियां कांग्रेस की तरफ से इतने सालों में की गई हैं, उन गलतियों को सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से जो संस्कृति इस देश में चलाई गई थी, उनकी तरफ से जितने भी लोग पले हुए लोग हैं, वो आज सरकार को परेशान करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। सबसे पहले 370 का जो अनुच्छेद संविधान में था, जिसको कहा गया था कि यह कुछ दिनों के लिए है, उसको परमानेंट कर दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 19 तक इस विषय पर पूरी तैयारी की और 2019 में उन्होंने संविधान के इस अनुच्छेद को समाप्त करके सही मायने में कश्मीर को भारत माता का हिस्सा बनाया। जिस अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर न बने, बाबर का कलंक वहां, इसके लिए अखिलेश यादव के पिताजी ने कारसेवकों पर गोली चलाई। लेकिन गोली चलाने के बाद भी वो राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाए और उस बाबर के कलंक को भी नहीं रोक पाए। जब इन लोगों को पता लगा, तब इनको तिलमिलाहट हुई। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इतिहास की इस गलती को भी बदला गया है। इसी तरीके से बहुत से मुद्दे हैं जिन पर काम होना अभी बाकी है। जो खुद को सेकुलर कहने वाली शक्तियां हैं, उनको पता है कि कांग्रेस और सेकुलरिज्म के नाम पर देश में जो गलतियां की गई हैं, अगले 10-15 सालों में उन सभी को ठीक कर लिया जाएगा। इसलिए अब इनका एक ही प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो नई विचारधारा देश में पनप रही है, उसको न पनपने दिया जाए। इसीलिए हर तरीके से षड्यंत्र किया जाता है, लोगों को जाति के नाम पर लड़ाने की कोशिश होती है, तरह तरह से नए नए मुद्दे बनाए जाते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव का जिन्ना को लेकर दिया गया यह बयान इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। हमें कुछ बातों पर खुलकर बात करनी होगी। अगर भारत में, जो भारत हिंदुओं का एकमात्र देश है, अगर 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ही राजनीति का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हिंदुओं को एकजुट होकर अपनी बात तो सामने रखनी ही पड़ेगी। हम समाजवादी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आखिर उनको क्या जरूरत थी मोहम्मद अली जिन्ना को चुनाव के बीच में लाने की। उससे भी बड़ी बात
मैं भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि जब बार बार आप ये कहते हैं कि देश की आजादी के बाद हमारे पास यह विकल्प था कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, तो जब जिन्ना का नाम अखिलेश यादव ने लिया तो आप सामने क्यों नहीं आए? आपने अखिलेश यादव का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा? आपने क्यों नहीं कहा कि अगर आप जिन्ना का नाम लेंगे तो हमारी देशभक्ति पर शक किया जाएगा? 31 अक्टूबर से लेकर आज तक एक भी मुसलमान सामने नहीं आया है कि जिसने कहा हो कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा। यही नहीं, उसके बाद से मानो हिंदुओं को गाली देने का दौर चल पड़ा है। कभी सलमान खुर्शीद, कभी राशिद अल्वी, कभी मणिशंकर अय्यर। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसे आपको समझना पड़ेगा। देश में आजादी के बाद से भारत को आंशिक रूप से, मैं पूरी तरह नहीं कहता, लेकिन आंशिक रूप से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखने की परंपरा थी। 2014 के बाद से देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को ये पता लगा कि हमारे साथ ये छल हो रहा है। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया और केवल एकजुट होकर ही उन्होंने एक सरकार बनाई जो संविधान के दायरे में इतिहास की गलतियों को ठीक कर रही है। तो भी इनको ये अच्छा नहीं लगता और ये हर वह काम कर रहे हैं जिससे सरकार बदनाम हो। समाजवादी पार्टी के लोग आपके गांव में जब आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे ये सवाल करिए कि आप यह बताइए कि आप इन मुद्दों पर क्या राय रखते हैं। सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे, मैं ये नहीं कहता कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन सड़क, बिजली, पानी की कीमत पर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। अखिलेश यादव ने इस चुनाव को धर्म का चुनाव बनाया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब हिंदू जाग गया है। अगर आप ये सोचते हैं कि धर्म का चुनाव बनाकर आप हिंदुओं को अपमानित करेंगे तो हिंदू अब ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और हमको हर स्थिति में एकजुट रहना है। हम किसी भी स्थिति में ये मोदी जी की और योगी जी की जो साधना है उसको बीच में खराब नहीं कर सकते। हमें ये याद रखना है कि अगर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्ना का ये मामला किताब में लिखा हुआ है इतिहास की, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इतिहास की किताब में यह भी लिखा है कि भारत पर 700 साल तक मुसलमानों का शासन रहा और मुसलमानों के उस शासन में जितने भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए हैं उसकी निशानी गली गली कूचे कूचे में मौजूद है। हमने उसमें से केवल 3 निशान मांगे थे, काशी, मथुरा और अयोध्या। लेकिन अयोध्या में भी श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाने के बाद अभी आप देख रहे हैं टेलीविजन की डिबेट होती है तो उसमें मुसलमान जब आते हैं तो उनकी तरफ से कहते हैं हम नहीं भूले हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और हम अपनी पीढ़ियों को ये बताएंगे। इस गलत फहमी में मत रहिए कि केवल सरकार बन जाने से हम सुरक्षित हो गए। हम सभी सुरक्षित हैं जब हम एकजुट रहेंगे। हमें जिस लड़ाई के साथ अयोध्या मिला है उसी लड़ाई के साथ हमें काशी और मथुरा भी मिलेगा। इसके लिए तैयार रहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से। समाजवादी पार्टी के लोग नकली हिंदू बनकर चुनाव में आने लगे हैं, लेकिन वो ये बताएं कि अगर अखिलेश यादव के पिताजी ने कार सेवकों के ऊपर अयोध्या में गोली चलवाई थी ये सोचकर कि बाबर के कलंक को गिरने नहीं देंगे और राम का मंदिर बनने नहीं देंगे, अगर आपको लगता है कि आपसे ये भूल थी तो आप हमारे साथ आइए। हम आपको मथुरा के कान्हा की कार सेवा का अवसर देंगे। अगर आपकी नीयत साफ है तो हमारे साथ आइए। अभी अयोध्या केवल लड़ाई का एक हिस्सा है, काशी और मथुरा की कार सेवा बाकी है। आप यह मत भूलिएगा कि अगर अगले 15 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही तो हमें काशी और मथुरा नहीं मिलेगा और हम
हिंदू अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछले 20 साल पहले से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो दौर देखा है। हम यहाँ योगी आदित्यनाथ जी के शासन में सुरक्षित हैं, हमें वो महसूस नहीं होता। लेकिन दिल्ली के पास होने के नाते मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को जानता हूँ। मैंने उनका वो दर्द देखा है कि जब अलीगढ़, बुलंदशहर जैसे क्षेत्रों में, मेरठ में हमारे व्यापारियों को लूटा जाता था और एक समुदाय विशेष के लोगों के संरक्षण में पल रहे गुंडे उनसे हर तरीके से उनकी एक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं, उनसे पैसे लेते थे और उनको व्यापार नहीं करने देते थे। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। फलों के ठेले पर जब हमारी बहन बेटियां निकलती थी तो उनके साथ छेड़छाड़ की जाती थी। ये कोई कहने की बात नहीं है, जिन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखा है वो जानते हैं इस बात को। लव जिहाद जैसे मामले आए, हमारी बहन बेटियों को बरगला कर नकली हिंदू नाम दे देकर उनको फंसाया गया, फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती थी या तो धर्मांतरण कराया जाता था। ये सब सारे मामले मैं देखता हूं तो मुझे कष्ट होता है कि भारत में बुद्धिजीवी, अखबारों में लिखने वाले, खुद को सेकुलर समझने वाले कहते हैं कि ये मामले भड़काने के लिए होते हैं, लेकिन ये सब इतनी खतरनाक हकीकत है कि अगर आप देखेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। मैंने 20 सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन चीजों को बहुत नजदीक से देखा है और पिछले 5 साल में जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को जिसे पाकिस्तान बनाने की साजिश हो रही थी, योगी आदित्यनाथ जी के कठोर शासन के बाद वहां स्थितियां सुधर रही हैं। तो एक बार फिर से जिन्ना को अपना बाप बनाने वाले लोग उन स्थितियों को खराब करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति पे आ गए हैं। आप यह मत समझिए कि हम सुरक्षित हैं, आपको यह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो विधर्मी हैं, जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं, उनकी तैयारी हर क्षण चल रही है। वो केवल इस प्रतीक्षा में है कि आप थोड़ा सा गफलत में आ जाएं, आपको थोड़ी सी नींद आ जाए, उसके बाद वो आपका क्या हश्र करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी सोचा हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान नहीं देते। 2 साल के भीतर पूरे देवी पाटन मंडल में आतंकवादी पकड़े गए, ये कोई छोटी घटना नहीं है। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। 2008 में दिल्ली में गृह मंत्रालय के एक बड़े सेक्रेटरी, सबसे बड़े जो सेक्रेटरी होते हैं गृह मंत्रालय के, जिनके पास आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा था, उन्होंने मुझे एक पर्चा दिखाया जिस पर्चे पर लिखा हुआ था कि देवी पाटन मंडल में बहराइच से लेकर बलरामपुर तक मदरसे और मस्जिद जितनी तेजी से फैल रहे हैं कि आने वाले 20 साल में इस क्षेत्र की सुरक्षा संकट में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि आपका क्षेत्र है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आपको इसके लिए संवेदनशील होना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए, लोगों को भी जागरूक बनाने की आवश्यकता है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं। हम हथियार उठाकर हम उन लोगों की तरह पेट पर बम बांधकर इन समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते और न कर सकते। हमारा केवल एक ही हथियार है, वो है वोट और हिंदुओं को एकजुटता। इसलिए मैं अपने नौजवानों को ये सावधान करने आया हूँ कि आप छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए और आप हमेशा अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए, अपनी बहन बेटियों की, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के बारे में सोचिए। जो आज आतंकवादी पकड़े गए हैं, यही कल हमारे घरों में घुसकर हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। दिल्ली में जब शाहीन बाग में ये लोग बैठे थे तो लोग इसको हल्का ले रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली में रहते हुए
दिल्ली में दंगे कराए गए और ये केवल और केवल ये दिखाने के लिए हो रहा था कि हम नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं समझते, हम अमित शाह को कुछ नहीं समझते। जिनका इतना दुस्साहस हो सकता है वो अगर सोचिए कि अगर गफलत में पड़े हुए लोगों के बीच में आ गए तो उनका क्या होगा। इसलिए मैं ये कहने आया हूं कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। लोकतंत्र की शक्ति को पहचानिए, देश पर उत्पन्न हुए खतरे को पहचानिए। इतिहास में हमारे साथ 75 साल में जो अन्याय हुआ है उसको समझिए। इन चीजों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 30 से 35 साल तक सत्ता में रहना बहुत जरूरी है और उसी लिए हम खुद भी भाजपा को ही जिताएंगे। आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात के लिए प्रशिक्षित करेंगे कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।